नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अपर कट। इंडियन प्रीमियर लीग के 2022 के संस्करण में 36वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होना है। मुंबई के बेब्रॉन स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच ये टक्कर होनी। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने आईपीएल के सीजन में 7 मैच खेलकर 5 मैचों में जीत हासिल की है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 मैच खेले हैं, जहां पे उनके नाम 4 मैच जीत लिखी गई है। दोनों को आखिरी मैचों में मिली जीत। आरसीबी ने अपना आखिरी गेम लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला था, जहां उन्होंने 18 रनों से गेम अपने नाम किया था। उस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान फैफ डु प्लेसिस ने 96 रन बनाए थे और जोस हेजलवुड ने 4 विकेट भी लिए थे। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना आखिरी मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला था, जहां उन्होंने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। पंजाब के खिलाफ मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एडन मार्करम और निकोलस पूरन ने 41 और 35 रन की अहम योगदान दिया था। सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। दोनों टीमों के बीच हुए आईपीएल मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा भारी है। अब तक आईपीएल का इतिहास में दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ 19 मैचों में आमने सामने हुई हैं। इस दौरान रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 8 जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने बाकी बचे हुए 11 मैच जीते हैं। कोहली का फॉर्म चिंता का सबक है। आरसीबी के लिए चिंता का सबक विराट कोहली का फॉर्म है, जो अब तक इस सीजन एक भी अर्धशतक नहीं बना पाए हैं। बेब्रॉन स्टेडियम की पिच की बात करें तो यह आमतौर पर गेंदबाजों और बल्लेबाज दोनों के लिए सहायता करती है, लेकिन रात का मैच होने के चलते ओस एक अलग फैक्टर बन सकता है। छोटी बाउंड्री है और एक तेज आउटफील्ड के चलते बल्लेबाज यहां खेलने के लिए उत्साहित रहते हैं। अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के प्लेइंग 11 संभावित प्लेइंग 11 जो है जो फैफ डु प्लेसिस कप्तान, अनुज रावत, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक विकेटकीपर, सुयश प्रभुदेसाई, शहबाज अहमद, हसरंगा, जोस हेजलवुड, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज। अब अगर बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा, केन विलियम्स कप्तान, राहुल त्रिपाठी, एडम मार्कम, निकोलस पूरन विकेटकीपर, शशांक सिंह, जगदीश सुचित, मार्कन जॉनसन, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन, और इस बार अपनी गति सबको परेशान करने वाले और जम्मू कश्मीर से निकलकर और अब पूरे देश में छा जाने वाले उमरान मलिक का भी नाम है। ये हुई आज के दूसरे मैच की बात। अगर पहले मैच की बात करें हम लोग तो वहां पर भी 157 का लक्ष्य गुजरात टाइटंस ने दिया। अब की बार स्कोर कार्ड कुछ ज़्यादा अच्छा था नहीं गुजरात टाइटंस का। रिदमान शाह आज खेल रहे थे मैथ्यू वेड की जगह, ओपन आए, 25 रन बनाए। आज शुभमान गिल का बल्ला नहीं चला। हार्दिक पांड्या ने फिर से कप्तानी पारी खेली और 67 रन बनाए। डेविड मिलर आज 27 रन बनाए। राहुल तेवतिया 17 रन बना पाए और रिंकू सिंह। तो ये तो बात हुई गुजरात की। आज गेंदबाजी अच्छी हुई कलकत्ता की तरफ से भी। उमेश यादव ने 4 ओवर में 31 रन दिए, 1 विकेट लिया। टिम साउदी ने 24 रन बनाए और 3 विकेट। लेकिन बल्लेबाजी में वही चीज़ हो रही है जो कई दिनों से परेशान कर रही थी। 26 रन, 3 विकेट। पावर प्ले अभी खत्म नहीं हुआ है, 3 गेंदें उसमें बची हैं।
जो भी प्रयोग करना चाह रहे हैं श्रेयस अय्यर वो कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहे हैं। अभी रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर क्रीज पर हैं, सैम बिलिंग्स, सुनील नारायण और नीतीश राणा आउट हो चुके हैं। लॉकी फर्गुसन जो पूर्व में कलकत्ता के ही प्लेयर थे लेकिन इस बार फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज़ किया और इस बार उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। मोहम्मद शमी जिस तरह से नई बॉल से विकेट ले रहे हैं वो भी लगातार विकेट चटका रहे हैं। तो इस बार देखना होगा कि ये जो नई फ्रेंचाइजी ने आके सबको चौंकाया है, गुजरात क्या फिर से टेबल टॉप कर पाएगी, जहां पर 86 गेंद पर 129 रन की अभी भी दरकार है केकेआर को। आज एसआरएच और आरसीबी के बीच मुकाबला है। सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से इस सीज़न में इन दोनों टीमों ने अपने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, आज दोनों को मौका होगा फिर से एक अच्छा खेल दिखाना। आज बड़ी आस लगाई जा रही है विराट कोहली से कि आज वो कुछ अच्छे फॉर्म में दिखेंगे, अच्छे तरीके से रन बनाएंगे। और हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच विशाल। नरेंद्र भाई, आज के दोनों मैचों से हट के अगर कल के मैच की बात करें, एंड का जो ओवर था जिसमें पावेल बहुत मार रहे थे और उसके बाद एक इंसिडेंस होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आप क्रिकेटर्स में आप स्ट्रिक्ट कोच की भूमिका निभाते रहते हैं और तरह तरीके के नए आपको सारे आपने, क्योंकि आईसीसी से भी सर्टिफाइड कोच हैं तो आपको पता होगा कोच की भूमिका क्या होती है। कल प्रवीण आमरे स्टेडियम में आ जाते हैं और जिस तरह से अपने ही प्लेयर्स को वापस बुलाना, ऋषभ पंत ने जो किया, क्या लगता है ये उस समय करना चाहिए था ऋषभ पंत को? देखिए, ये इमोशंस होते हैं, यही होता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। और ये ह्यूमन एरर होता है कि भाई अंपायर कोई ऐसा कोई मशीन नहीं है, उसके जजमेंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन जहां तक आपने जो बात कही कि ग्राउंड पे आ जाना, इस तरह का बिहेवियर दिखाना, वो एट द हीट ऑफ द मोमेंट होता है, क्योंकि इतना बढ़िया मैच वो लेके आ रहे थे, काफी क्लोज हो गया था ऑलमोस्ट। और अगर वो इस तरह से बॉल अगर मिलती तो मुझे उम्मीद है कि कुछ इसका सिनेरियो कुछ और होता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक इतना रेप्यूटेड टूर्नामेंट है, इतना आईपीएल को सब फॉलो करते हैं और इतने महंगे प्लेयर्स हैं, तो इसमें आन शान बान वाली बात होती है पूरी। तो इस वजह से वो थोड़े इमोशंस थे, लेकिन आफ्टर द गेम थोड़े समय के बाद वो चीजें सब कूल हो जाती हैं। हीट ऑफ द मोमेंट में ये हो जाता है, लेकिन बाद में खिलाड़ी को रियलाइज होता है कि हमें थोड़ा सा इस पे कंट्रोल करना चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन स्थितियां ऐसी बन जाती हैं और अपने यही होता है कि अपने कूल कस्टमर जिस तरह से अपना महेंद्र सिंह धोनी है, सब धोनी नहीं होते हैं। तो हर खिलाड़ी की अपनी अलग अलग मानसिकता और अपना उसका बिहेवियर होता है। लेकिन एज पर कोच मैं शुरू से बच्चों को ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देते हैं हम लोग कि आपको जो अंपायर का डिसीजन है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो सब चीजें लगी रहती हैं, तो जो भी हुआ डेट इज पास्ट और आगे इस तरह के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। व्हाट आई फील बीइंग ए कोच, बीइंग ए क्रिकेटर फॉर मैनी इयर्स, आई हैव बीन प्लेइंग इन कोचिंग। मुझे लगता है कि आगे ऐसा नहीं होगा। मेरे को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी ऋषभ पंत काफ़ी ज़्यादा युवा है। कल मैं देखा आरपी सिंह ने ट्वीट किया कि ये नहीं करना चाहिए था ऋषभ तुम्हें। अजरुद्दीन इतने लंबे समय तक उन्होंने कप्तानी करी, उन्होंने भी कहा कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं थी। अगर आप अंपायर को सब कुछ मानते हैं तो अंपायर को ग्राउंड में अगर उसने कोई निर्णय ले लिया है तो उस पर आपको कमेंट नहीं करना चाहिए। और पिछली बात भी बताई कि धोनी ने अगर किया तो धोनी ने उस चीज़ को बाद में अपोलोजाइज़ किया कि नहीं मैंने गलत किया था, मुझे वो नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने वो चीज़ नहीं करी, आपने उसके बाद भी कहा कि नहीं हम लोग
तो कह रहे थे कि नो बॉल चेक होनी चाहिए। चलिए, तो बात हो गई, अब मैच ख़त्म हो चुका है, पूरी 100% उनकी मैच फीस भी काट दी गई है। अब आज शाम की मैच की बात करें, जहां विराट कोहली से बहुत उम्मीद लगाई गई है नरेंद्र भाई कि आज बेब्रॉन के स्टेडियम में वो कुछ कमाल कर दिखाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया है, ना कोई बड़ी पारी आई है, ना कोई अच्छी पारी आई है, तो बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं विराट और बेंगलोर के समर्थक। बिल्कुल, देखिए जहां तक जो मैंने विराट कोहली को स्टडी किया है, विराट कोहली कहीं ना कहीं बहुत अंदर से गंभीर क्रिकेटर है। आपको लगता जरूर है कि बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बाहर दिखा देते हैं, एग्रेसिव हैं, लेकिन जहां तक परफॉर्मेंस की बात रही कही जाए तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को होमवर्क करके आते हैं। और जहां तक कि अभी परफॉर्मेंस की बात कही जाए कि वो थोड़े थोड़े रन तो बना रहे हैं, और उनका क्रिकेटर का कहीं ना कहीं एक टाइम होता है जहां पे वो कभी कभी बहुत अच्छी बैटिंग करता है, लेकिन उसका आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ ले जाता है, या कुछ एक ऐसा वाइटल थ्रो बिल्कुल डायरेक्ट हिट लग जाती है और वो रन आउट हो जाता है। तो धोनी के इसके विराट कोहली के साथ कुछ ऐसा टाइम चल रहा है, लेकिन अगर आप बैटिंग में देखें, बैटिंग में उनकी कोई कमी नहीं है। उनको बस एक थोड़ा सा एक अच्छा उनका समय, और कह सकते हैं कि थोड़ा सा लक थोड़ा सा साथ देगा तो आप देखिए अच्छा करेंगे। अभी भी उनकी जो बैटिंग का अंदाज है वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और इस तरह अभी उनके पास लीड भी नहीं कर रहे हैं, कप्तानी भी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एज ए फ्री होके वो आज अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे, और जो उनके अंदर टैलेंट है, हुनर है, और वो कहीं ना कहीं प्रूव करेंगे। और मेरा मानना यह है कि ब्राबॉन स्टेडियम में जो मैच है, अगर टीम चेज करेगी तो वो काफी बेनिफिटेड रहेगी, क्योंकि बैट पे बॉल बहुत अच्छा आता है सेकंड इनिंग में। व्हाट आई फील। बिल्कुल नरेंद्र भाई, एक चीज़ और भी है, मुझे लगता है कि जिस तरह से विराट कोहली को अब थोड़ा रिलैक्स, आराम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटिन्यू 5 सालों में उन्होंने, जो 5 साल बचे हैं क्रिकेट के, वो इन 2-3 सालों में बहुत क्रिकेट खेल लिया है। तो मुझे लगता है अपना जो क्रिकेट का जो उन्होंने कैरियर अगर 4-5 साल और खींचना है, या मतलब और आगे तक स्मूथली ले जाना है, तो उन्हें थोड़ा ब्रेक लेना होगा क्रिकेट से, थोड़ा रिलैक्स करना होगा, क्योंकि रेगुलर क्रिकेट खेलने से भी दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, हम आपकी बात से सहमत है। आप एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि लगातार काफी क्रिकेट खेल रहे हैं और बार बार फ्लॉप हो रहे हैं, तो कहीं उनको ब्रेक करके ट्रांजिशन पीरियड में जाके फिर से कम बैक करें। दिस इज व्हाट यू वांटेड टू से। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं या जो पुराने इंडियन प्लेयर्स हुए हैं, सचिन हुए हैं, वो कभी भी इस तरह से आउट ऑफ फॉर्म होते थे या कोई उनके साथ ऐसी इंजरी होती थी, तो वो क्रिकेट से थोड़े दिन के लिए अलग कर लेते। अलग इसलिए कर लेते कि जो खिलाड़ी के ऊपर एक मेंटल प्रेशर, दबाव होता है परफॉर्मेंस का, तो उससे वो थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। तो वो एक थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन जहां तक आजकल प्रोफेशनलिज्म की बात कही जाए कि क्रिकेट अब तो 12 मास क्रिकेट होती है। गर्मियों में देखिए आईपीएल हो गई, फॉरेन में आप चले जाए गर्मियों में तो वहाँ अपना इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, तो वो कोई आदमी अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता है। एक ये भी एक रीजन है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर कोहली थोड़ा सा ब्रेक लेंगे या कुछ इस तरह से अपने आप को रिकलेक्ट करके आएंगे, तो जिस तरह से आपने सवाल पूछा है कि अलग अलग इन द सेंस अपनी मेंटल प्रिपरेशन करके आना पड़ेगा, क्योंकि हर खिलाड़ी के साथ कुछ ना कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस है, उतार चढ़ाव होते हैं। तो वो अपना होमवर्क अपना कोचेस के साथ, अपनी ट्रेनिंग का जो पैटर्न होता है उसको चेंज करना, उसमें क्या चीजें और कर सकते हैं जिससे कि हम और बेटर परफॉर्म करें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज के खिलाड़ियों में वो चीज होगी कि हम बहुत लंबे समय तक हम उसको क्विट करें, और वो टाइम बस थोड़ा होगा, 15-20 दिन या 1 महीना, इस तरह से कोई ऐसी सीरीज हो या कुछ हो, उसमें अपने आप को एक रिकवरी रेस्ट दे दिया। अदरवाइज इस क्रिकेट का तो सब इंतजार करते हैं, आईपीएल का। तो अभी तो रवि शास्त्री जी का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया था कि आईपीएल तो एक फिजियोथेरेपी है, चाहे जितना बड़ा इंजर्ड प्लेयर खिलाड़ी हो वो आईपीएल से पहले ठीक हो जाता है। तो दिस इज व्हाट दिस क्रिकेट। बिल्कुल, आईपीएल को बहुत मन से भी खेला जाता है। अगर बात करें तो आईपीएल में आपको सारे इंजर्ड प्लेयर, वो भले बॉलिंग नहीं करेंगे लेकिन बैटिंग कर लेंगे। आप भी समझ रहे हैं, कई प्लेयर ऐसे हम लोगों ने देखे हैं जो भारतीय टीम में नहीं खेल रहे थे, लेकिन उनका नहीं, मैं बॉलिंग नहीं, मैं बल्लेबाजी कर सकता हूँ। बने रहिए हमारे साथ नरेंद्र भाई आप भी, क्योंकि आप मैच जो है वो विराट कोहली की चर्चा इसलिए हो रही है इस मैच में क्योंकि लगातार विराट कोहली आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 सीजनों से वो अच्छी पारियां कहीं गुम हो गई हैं। आज उम्मीद है बेब्रॉन के स्टेडियम में अच्छी पारी आएगी, उन सब पे चर्चा होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं आज होने वाले हैदराबाद बनाम बेंगलोर के मैच की। अब चर्चा करें हैदराबाद की टीम की तो हैदराबाद की टीम में पेस अटैक बहुत अच्छा है। नरेंद्र भाई, पेस अटैक की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि एसआरएच के पास बहुत उम्दा पेस अटैक है। उमरान मलिक, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार। देखिए, ये तीनों मीडियम पेसर्स बहुत अच्छे हैं और ये विकेट टेकिंग बॉलर्स भी हैं और इनके पास जहां तक स्लोअर की और जो कटर्स की बॉल में लेंथ में वेरी करने की तीनों के पास प्रतिभा है। और अगर अब देखा जाए जहां बहुत हार्ड विकेटें होती हैं, जहां बहुत ज्यादा मार पड़ती है, तो इन खिलाड़ियों ने प्रूव भी किया हुआ प्रीवियसली। तो मुझे उम्मीद है कि जो बॉलिंग अटैक इनका है, तो मुझे पूरा यकीन है कि इतनी मार नहीं पड़ने वाली इन लोगों को, क्योंकि ये क्या करते हैं कि अपने प्लान ए के बाद अगर कुछ ऐसा होता है तो प्लान बी में आ जाते हैं। और पावर प्ले में ही मैंने देखा है कि बॉल को पहुंचाते नहीं है और बैट्समैन को कहीं ना कहीं अपना फिर गियर चेंज करना पड़ता है, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। तो आपने जो बात कही कि तीनों जो मीडियम पेसर्स हैं वो काफी चतुराई से बॉल डालते हैं। और मुझे लगता है की फैक्टर इसमें उमरान मलिक और भुवनेश्वर कुमार की जोड़ी होती है, क्योंकि ये एक तरफ से आपको पेस मिल रहा है और एक तरफ आपको स्विंग और पेस दोनों मिल रहा है, क्योंकि 140 प्लस की गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार भी करते हैं, लेकिन जो वो स्विंग होता है और लहराती बॉलें आती हैं वो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को और परेशान करती है। देखिए विशाल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जहां तक आपने पेस की बात कही है और जो बॉम्बे का जो क्लाइमेट है, तो जहां तक स्विंग की बात है, इवनिंग टाइम में जैसे हम लोग कोचिंग के जो पैरामीटर्स हैं, आपकी जो स्विंग होती है, आपकी स्पीड, सीम पोजीशन और जो आपकी रफ्तार होती है उस पर डिपेंड करती है, और साथ साथ उसकी जो विंड का जो फ्लो होता है। तो ये देखा जाए तो कॉम्बिनेशन इन खिलाड़ियों के पास है, स्पीड भी है, विंड का भी फ्लो है और सीम पोजीशन भी देखिए इनकी अच्छी बॉल पड़ती है। तो इनको कहीं ना कहीं जहां भुवनेश्वर के पास अपना एक्सपीरियंस स्लो और वेरिएशन करते हैं, वहां इमरान जो है अपना तेज बॉल डालते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक अच्छा इनके पास मीडियम फास्ट बॉलर का पैकेज है, एक अच्छी बॉलिंग स्ट्रेंथ है इस टीम के पास। बल्लेबाजी की अगर बात करें तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा को जब से ओपन कराया है, एक नए तरीके से वो लड़का निकल के आया है। अंडर 19 का लड़का है, पंजाब से रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, खूब सारे रन बनाए हैं, लेकिन अब सही प्रयोग कर रहे हैं केन विलियमसन। उनका मिडिल ऑर्डर में कई बार खिला चुके हैं उनको कई टीमें, लेकिन इस बार जब ओपन कराया तो उसका भी अच्छा पूरी तरीके से उस समय को लुभा रहे हैं वो। देखिए ये बहुत स्मार्ट वर्क किया है विलियमसन ने, कि जो अगर बहुत अच्छा बैट्समैन होता है, जो इसके पास स्ट्रोक्स होते हैं और यंग है, जिनकी लेग्स अच्छी हैं, तेज दौड़ सकते हैं, तो कभी भी T20 में अच्छे बैट्समैनों को लास्ट के 2 ओवर या 4 ओवर 5 ओवर की बैटिंग या मिडिल ओवर्स में उसको टॉप ऑर्डर में ही खिलाना चाहिए। उसको मैक्सिमम बॉलिंग खेलने को मिलनी चाहिए। शुरू में एक आधा ओवर निकल जाए पेस और बाउंस और स्विंग का एडजस्टमेंट के बाद, फिर देखिए इस तरह के जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। मुझे याद है कि सौरव गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी के लिए बोला था कि महेंद्र सिंह धोनी आपको कल ऊपर खेलना है, तो उनके लिए बिल्कुल सरप्राइज था। तो नरेंद्र भाई अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गए आप, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। नरेंद्र भाई आवाज आ रही है आप तक?
आ रही आ रही मेरी जी, आवाज अब- आ रही है आपको? जी यार, ये कंप्लीट करें अपनी बात को। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से जो खिलाड़ी होते हैं, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, उनको पीछे नहीं रखा जाता है। और T20 के फॉर्मेट में इनको मैक्सिमम ज्यादा बॉलें खेलने को मिले अच्छे खिलाड़ियों को, वो उनका नीचे कोई यूज नहीं होता है। इसीलिए ये केन विलियमसन एक बहुत चतुर, बहुत स्मार्ट कप्तान है। इन्होंने उस खिलाड़ी की प्रतिभा को देखी, अंडर 19 है तो तेज दौड़ते हैं, उनकी फिटनेस अच्छी है, इसलिए ऊपर डाला और देखिए अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। बिल्कुल, अब समय हो गया है आपके प्रिडिक्शन जानने का। नरेंद्र भाई, क्या लग रहा है आज बेब्रॉन के स्टेडियम में? बाउंड्रीज थोड़ी छोटी हैं, बल्लेबाज उत्साहित रहते हैं यहाँ बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोर क्या बनेगा? एक प्रेडिक्ट स्कोर अगर आपकी तरफ से। देखिए अभी तक जो भी हिस्ट्री अगर देखी जाए, यहाँ पे 200 रन भी सेफ नहीं है, चेज हो जाता है ऑलमोस्ट। तो मुझे लगता है कि 200 का आंकड़ा तो आपको टच करना पड़ेगा, अदरवाइज शुरू में अपनी विकेट बचा के जो बैट्समैन होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी स्पेस और बाउंस और विकेट की सारी जो उसकी खूबियां होती हैं उसको रीड करके वो आखिर तक क्लोज लेके जाते हैं। और फिर बाद में ये देखा गया है कि अगर वो 2-3 छक्के मार देते हैं और लगातार बाउंड्रीज मारते हैं तो रन और बॉल का डिफरेंस कम हो जाता है। तो मसला ये है कि ऊपर के जो बल्लेबाज हैं उनको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, साथ साथ अपने विकेट की वैल्यू करके स्ट्रोक भी खेलने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि 200 के अंदर अगर टारगेट रहा तो वो चेज हो सकता है। 200 से ऊपर थोड़ा सा टफ हो जाता है। एक अच्छा मैच कह सकते हैं, क्योंकि विकेट का जो सरफेस है वो बहुत हार्ड है और ड्यू फैक्टर भी सेकंड इनिंग में बॉल जो है बैट पे आता है। तो अब ये देखते हैं कि किसकी बॉलिंग जो है अच्छी गिरती है, कौन चतुराई से गेंदबाजी करता है, किसको मार कम पड़ती है। और मुझे उम्मीद है कि पहले खेल के 200 रन अगर बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैच होगा। 200 से कम तो चेज हो जाता है, जो अभी तक मैंने इसको देखा है इस आईपीएल क्रिकेट को, बिल्कुल। यहाँ इस ग्राउंड पे। टीम को क्या लग रहा है आज किस टीम को आप सपोर्ट करते दिखेंगे? किसको लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा इनका अपर हैंड है? देखिए नो डाउट मैं कोहली को हमेशा बैक करता हूँ और कोहली ने काफी प्रूव भी किया है। लेकिन एज पर जो एसआरएच का जो मुझे लग रहा है, जिस तरह से वो टीम खेल रही है और एक नए तरीके से पैटर्न से उन्होंने, अभी तक एसआरएच की टीम पिछले कई सालों में इतना अच्छा प्रूव नहीं किया था उन्होंने, लेकिन अभी इस साल जो टीम का जो चयन किया है, जो फर्स्ट 11 खिलाते हैं और जिसको खिलाते हैं वो कहीं ना कहीं प्रूव कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा मेरी फेवरेट टीम एसआरएच है। बिल्कुल, तो आपके सारे प्रेडिक्शन पे हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र भाई हमसे जुड़ने के लिए। तो आज कोहली बनाम उमरान की जब इन दोनों के बीच मुकाबला होगा ना गेंदबाजी और बल्ले का, देखना होगा किस कौन जीतता है। आज दो विदेशी कप्तानों का मुकाबला है, केन विलियमसन और फैफ डु प्लेसिस। देखना होगा आज कौन जीतता है, क्योंकि ग्राउंड छोटा है, बल्लेबाज चाहेंगे जो भी टीम टॉस जीतेगी बल्लेबाजी करे और पहली इनिंग में 200 प्लस स्कोर थे, अब वो भी 210 के ऊपर का, तब तो कहीं मैच निकाला जा सकता है, वरना 200 इस आईपीएल में बहुत आराम से चेज हुआ है। अपने एक्सपर्ट के भी सारे प्रेडिक्शन पे नजर होगी और पूरे मैच पे नजर होगी। फिलहाल अपर कट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।